अंधेरी रात थी। पंकज अपनी पत्नी ईशा के साथ जा रहा था। सुनसान सड़क पर पंकज गाड़ी चलाते हुए ईशा को सुना रहा होता है। ईशा यार, तुम ना ये जीन्स मत पहना करो। पता है मेरे कितने दोस्त तुम्हें घूर घूर कर देख रहे थे। यार कितनों की आंखों को नीचे करता रहूंगा, तुम समझती क्यों नहीं हो? अब इसमें समझना क्या है यार, इतने पढ़े लिखे होकर भी अगर वो लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तो तुम खुद पर कंट्रोल करो ना। दुनिया तो है ही ऐसी, तुम्हें तो खुद को छुपा के रखना चाहिए ताकि लोग तुम्हें ना देखें। हाँ, इसमें भी मेरी ही गलती है ना। ईशा गुस्से में मुंह फुला लेती है। तभी अचानक ही उनको अपने आसपास से कुछ आवाजें आने लगती है। पंकज को डर लगने लगता है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तभी ईशा उससे कहती है, पंकज ये जगह कितनी डरावनी है, मुझे तो डर लग रहा है। क्या करें, तुम गाड़ी जल्दी चलाओ ना। ईशा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं गाड़ी तेज करता हूँ। पंकज गाड़ी तेज चलाने लगता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं। पंकज गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलता तो गुंडे गाड़ी का शीशा तोड़ने लगते हैं। ये देखकर पंकज बोलता है, हम लोग आ रहे हैं बाहर, प्लीज कुछ मत करना हमें। मैं आपको जो मांगोगे वो दे दूंगा। पंकज मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है ईशा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा अब बाहर चलो, शायद ये लोग हमारी गाड़ी लेकर हमें छोड़ दे। मुझे तो कुछ होते नजर नहीं आ रहा। ईशा और पंकज गाड़ी से उतरते हैं तो उसमें से एक गुंडा ईशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, अरे वाह, आज तो बड़ी लूट हाथ लगी है। गाड़ी, पैसा और छोकरी, अब उन सब की लॉटरी निकल गई। कितनी मस्त लग रही है रे ये आइटम तो, वो भी टाइट जीन्स में। ओ मैडम, जरा इस जीन्स में एक दो ठुमके तो लगा दो। ओए जुबान संभाल के बात कर, मेरी बीवी है वो, समझे? तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरी बीवी पर बुरी नजर रखने पर मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। अबे तू क्या ज्यादा शाना बन रहा है क्या? हमारा दिमाग खराब हुआ तो तू और तेरी ये बीवी सिंगल पीस में घर नहीं जाओगे, समझे? ओए इसकी गाड़ी और बीवी दोनों लेकर चलो। खबरदार किसी ने मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंकज आगे बढ़ता है ईशा को बचाने के लिए। तभी बाकी गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। वो गुंडा ईशा के पास आने लगता है। मेरे पास मत आओ, कोई है, कोई तो बचाओ हमें, कोई बचाओ। ईशा ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के साथ एक डरावनी आवाज सभी को सुनाई दी। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सबको मार दूंगा। जीन्स पहनने वाली लड़कियों को जो भी बुरी नजर से देखता है, मैं उन सबको मार दूंगा। इस डरावनी आवाज के साथ एक भयानक सा दिखने वाला शैतान सभी के सामने खड़ा है। वो एक एक करके सभी को मारकर उनकी पैंट फाड़ देता है और उसके बाद वो पंकज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ईशा पंकज के सामने आकर उसके सामने हाथ जोड़ती है। मेरे पति को छोड़ दो, शैतान, इनकी कोई गलती नहीं है। इसने तुम्हें जीन्स पहनने पर सुनाया, इसको जीने का कोई हक नहीं, मरना ही होगा इसे। लड़कियों को उनके पसंद के कपड़े पहनने से जो रोकने वाला और उनके साथ बदतमीजी करने वाला है, उन सबको मरना होगा। ये
दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इन्हें माफ कर दो, प्लीज इन्हें माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ईशा को जीन्स पहनने से नहीं रोकूंगा। मैं कभी उसको सुनाऊंगा भी नहीं, बल्कि उसको गलत बोलने वालों को समझाऊंगा कि गलत वो है, मेरी पत्नी नहीं। पंकज की बातें और ईशा की प्रार्थना सुनकर वो पैंट फाड़ने वाला शैतान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अखबार में उन गुंडों की पैंट फटी हुई फोटो देखकर सभी खौफ में आ जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। एक शाम सुमन नाम की औरत अपनी बेटी मनीषा को कॉलेज जीन्स पहन के जाने के लिए सुनाते हुए बोलती है, अरे मनीषा, तुझे कितनी बार कहा है ये जीन्स पहनकर मत जाया कर। अपने मोहल्ले के लड़के कितने बेकार है, पता है आते जाते तुझे देखते हैं। माँ, ये क्या बात हुई? उन लड़कों की तो नजर ही खराब है। सूट और साड़ी पहनकर निकलो तो भी वो लड़कियों पर गंदी नजर रखते हैं। अब उन छिछोरों के कारण क्या मैं पहनना उड़ना छोड़ दूं? हम समाज में रहते हैं, ये समाज हमेशा लड़की को ही गलत समझता है। मैं थोड़ी दिल से कहती हूँ तुझे ये सब, पर बेटा समाज में रहते हैं, समाज हम में नहीं। कुछ हो गया तो दुनिया वाले तुझ पर ही उंगली उठाएंगे। काश इस समाज को सुधारने वाला कोई आए ताकि मैं अपनी पसंदीदा जीन्स पहनकर जा सकूं। अच्छा माँ, अब मैं लेट हो गई हूँ, आज जरा ये जीन्स पहन लूं, कल सूट में निकल जाऊंगी। मनीषा उदास होकर जीन्स पहनकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। मोहल्ले के बाहर खड़े लड़के मनीषा को घूर के एक दूसरे को कमेंट पास कर रहे थे। तभी उनको और मनीषा को एक आवाज आती है, लड़कियों पर गंदी नजर रखने वाले इंसानों, तुम किसी राक्षस से कम नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शैतान उन लड़कों को ऊपर नीचे इधर उधर पटक देता है और उनकी पैंट फाड़ देता है और बोलता है, तुम जैसे लड़कों का यही अंजाम होना चाहिए, और लड़कियों को कपड़ों से जज करने वाले तुम अब बिना कपड़ों के पूरे देश में मशहूर होंगे। शैतान उनकी आधी से ज्यादा पैंट फाड़ चुका था और अगले दिन न्यूज़पेपर और टीवी पर ये पैंट फाड़ने वाला शैतान और उन लड़कों की तस्वीरें घूम रही थी। अगले दिन से सब लोगों के बीच ये खबर फैल गई कि अगर किसी ने अपनी बहू बेटियों को जीन्स पहनने से रोका तो पैंट फाड़ने वाला शैतान उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन दूर एक गांव में कुछ ऐसा ही होने वाला था। शहर पढ़ाई करने जाने वाली एक गांव की लड़की रूपा अपने लिए कुछ जीन्स खरीद कर लाती है, जिस पर उसके पिता भैरव उसको सुनाते हुए बोलता है, देखो भाग्यवान, देखो तुम्हारी लड़की को बाहर जाने की छूट क्या दी, ये तो अभी से हाथ से निकल गई। शहर में ये सब ऐसे जीन्स पहन के घूमेगी और मेरी इज्जत को तार तार कर देगी। पिताजी, शहर में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और मेरा भी जीन्स पहनने का बहुत मन करता है, इसीलिए मैं ले आई। यहाँ ना सही, शहर में तो पहन लूंगी, आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगी। शहर की लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं, तभी तो उनके साथ गलत काम होते हैं, समझी तुम? भैरव ने इतना बोला था कि तभी वहाँ अचानक से तेज हवा चलने लगती है और उन सब के सामने भयानक सा दिखने वाला शैतान आ जाता है, जो कि गुस्से में भैरव को देखते हुए कहता, तुम जैसे लोगों की घटिया सोचे किसी लड़की को बचा नहीं पाती और वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। तुम जैसे लोग कपड़ों को गलत बताते हैं, लेकिन गलत तो तुम्हारी सोच होती है। ऐसी सोच रखने वाले हर इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो? मैंने तो बस अपनी बेटी को इसलिए रोका क्योंकि कहीं उसके साथ कुछ गलत हो गया
तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को रोका था। क्यों? लड़की के साथ कुछ कहो, उसमें लड़की के कपड़ों या लड़की की गलती नहीं होती, बल्कि उसके साथ गलत करने वाले लड़कों की गलती होती है। हर जगह लड़कियां ही क्यों गलत? कपड़ों के कारण लड़कियों के साथ कभी कुछ नहीं होता, कुछ गलत होता है क्योंकि गलत करने वाले की सोच बहुत घटिया होती है, समझे तुम? और तुम्हारी सोच भी बहुत झूठी है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शैतान भैरव को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी रूपा अपने पिता के आगे आ जाती और शैतान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो। मानती हूँ उनकी सोच पुरानी है, लेकिन वो बुरे नहीं है और मेरा बुरा नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो वो मुझे कभी शहर जाने की इजाजत नहीं देते। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। रूपा के इस तरह हाथ जोड़ने पर शैतान को अपने साथ बता हुआ कल याद आने लगता है और वो वहीं रुककर बोलता है, तुम्हारी तरह मेरी बहन ने भी उनके आगे हाथ जोड़े थे, लेकिन उन लोगों ने। तुम्हारी बहन मतलब क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ हमें। कुछ महीने पहले मैं अपनी बहन के साथ। सौरभ अपनी बहन राधा के साथ एक दोस्त की बड़ी पार्टी से घर लौट रहा था। उसकी बहन कार में बैठकर रो रही थी क्योंकि पार्टी में सौरभ का उसके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। राधा को ऐसे रोते देखकर सौरभ उससे कहता है, तुम क्यों रो रही हो राधा? मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है। अरे बिना गलती के कैसे खुद को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है। भैया अगर मैं जीन्स पहनकर नहीं जाती तो आपके दोस्तों से आपका झगड़ा नहीं होता। गलती तेरे जीन्स पहनने से नहीं है, उन लोगों की सोच ही घटिया है। अरे जीन्स पहनी है लड़की ने तो उसको क्या छेड़ेंगे? ऐसे दोस्त होने से अच्छा दोस्ती ना हो। मुझे पहले पता होता कि उनकी इतनी घटिया सोच है तो मैं कभी उनको अपना दोस्त नहीं बनाता। हाँ भैया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी गलती नहीं है, समझी? और अब तुम रोई तो इसका मतलब तुम ये साबित कर दोगी कि तुम गलत थी। नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं किया। अब मैं नहीं रोऊंगी। राधा अपने आंसू पोंछ लेती है। कुछ दूर गाड़ी से जाने पर अचानक ही गाड़ी के आगे कुछ गाड़ियां आकर गाड़ी को रोक लेती हैं। ये देखकर सौरभ नीचे उतरता है तो सामने वाली गाड़ी से उसका वही दोस्त उतरता है जिसकी पार्टी में दोनों भाई बहन गए थे और जिनसे उसका झगड़ा हुआ था। ये देखकर सौरभ को गुस्सा आता है और वो उनसे वहाँ से हटने को कहता है, लेकिन उसके दोस्त वहाँ उससे बदला लेने आए थे पार्टी के झगड़े का। वो लोग सौरभ को बहुत मारते और राधा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। राधा हाथ जोड़कर उनसे अपने भाई की जान की भीख मांगती है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। राधा और सौरभ का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। उन दोनों का झगड़ा सौरभ की जान ले लेता है और राधा के साथ हुए एक गलत काम के कारण वो वहीं एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान ले लेती। ये सब हुआ था मेरी और मेरी बहन के साथ। उस दिन मेरी मौत ने मुझे शैतान बना दिया और मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसी छोटी सोच वाले लोगों को इस दुनिया से ही खत्म कर दूंगा। मैंने उन लोगों को तो मार दिया, लेकिन मेरी बहन और मेरे साथ जो हुआ उसका पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत हुआ है और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इस सच को सबके सामने लाऊंगी। तुम्हारी बहन के साथ जो भी गलत हुआ वो सबके सामने आएगा। बस तुम यूँ लोगों को मारना बंद करो, क्योंकि लोगों की सोच को बदलना जरूरी है।
लोगों को खत्म करने से ये सोच कभी नहीं बदलेगी और मैं इस छोटी सोच के लोगों के नजरिए को बदलने के लिए बहुत से काम करूंगी जिससे कि तुम्हारी मदद हो सके। क्या सच में तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम सच में ऐसा करोगी? हाँ हाँ जरूर, ये मेरा वादा है। रूपा के वादे के बाद शैतान वहाँ से चला जाता है। भैरव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगता है। रूपा शहर जाकर राधा और सौरभ के लिए पुलिस में आवाज उठाती है। पुलिस की तहकीकात से दोनों भाई बहन की लाशें तलाशी जाती है और इतने महीनों के बाद उन्हें इंसाफ मिलता है। उनके साथ जो हुआ वो सबके सामने आता है और इसके अलावा रूपा अपने कॉलेज के बच्चों के साथ मिलकर कई नुक्कड़ नाटक और सम्मेलन चला के लोगों को लड़कियों के प्रति अपनी सोच बदलने पर जोर डालने को कहती है। रूपा के इस कदम से सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों की सोच तो जरूर बदलती है। राधा और सौरभ की कहानी भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। हम ऐसी ही कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।